जब बात हम देश की करेंगे तो उन विपक्षी दलों की चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में किसी भी हद तक चले जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार का विरोध होता है और होना भी चाहिए, लेकिन विपक्षी दल मोदी विरोध में हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाने की भी बातें करने लगे। आज सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर श्रीलंका की, जहां राष्ट्रपति भाग गए, राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा हो गया। लोग राष्ट्रपति का जिम यूज कर रहे हैं, राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। ये अराजकता की स्थिति श्रीलंका के अंदर, जनता राष्ट्रपति भवन में उत्पात मचा रही है। दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद की है, भारत के संसद की है। भारत के संसद की नई बिल्डिंग की है, जहां पीएम मोदी ने आज अशोक स्तंभ का अनावरण किया। हिंदुस्तान की यह तस्वीर गवाही दे रही है कि भारत का लोकतंत्र मजबूती से खड़ा है और कितनी भव्यता से खड़ा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का सिर्फ एक मकसद है, मोदी का विरोध करना। मोदी को हराना मुश्किल है तो अब विपक्षी दल श्रीलंका के बहाने पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। टीएमसी हो, कांग्रेस हो, यही कह रहे हैं कि मोदी भारत को श्रीलंका बना देंगे। टीएमसी के विधायक इदरिस अली तो कह गए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरफ पीएम मोदी को रिजाइन देकर भागना पड़ जाएगा। कह रहे पीएम मोदी भागेंगे जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए, भीड़ से बचकर भागेंगे इस्तीफा देकर। एक बार ममता बनर्जी के विधायक को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इज़ वेरी बैड। जो इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज़्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। ममता बनर्जी के विधायक ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानित बयान दिया तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी इसे साजिश बता रही है। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने इदरिस के आतंकियों से कनेक्शन होने की बात कह दी। सौमित्र खान ने कहा कि पीएम मोदी देश के पिता समान है और ममता बनर्जी को काली घाट छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री माननीय जो हैं, उनके लिए अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो इससे उनकी विचारधारा पता चलती है। एक तो वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं मानते, वो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते। तो इससे पता चलता है कि फेडरलिज्म के कोई मायने नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अगर कहे तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि ये जो है सोची समझी साजिश है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी क्या भगवान हैं, इज मोदी गॉड। तो जब किसी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है, जब वो इस तरह की बातें करती हैं तो उनके पीछे पीछे बाकी जितने अनपढ़ हैं वो तो इस तरह की बातें करेंगे ही। 2007 में जो आतंकवादी थे इदरिस अली, 2007 में तो आतंकवादी थे, और वो सीएम को बोलना चाहिए, क्योंकि 6,22,000 करोड़ श्रीलंका का डिपॉजिट है और पश्चिम बंगाल का डिपॉजिट है 5,82,000 करोड़। तो पश्चिम बंगाल को सीएम को कालीघाट से उखाड़ना चाहिए। वो पब्लिक घेराव करेगा सीएम का ऑफिस, पीएम को नहीं, क्योंकि पीएम इज ए फादर ऑफ द इंडिया। ऐसे बन गया कि पीएम है, नरेंद्र मोदी जी है, उसलिए बहुत भारत का हर आदमी, हर पब्लिक अच्छे है। देखिए, सच ये भी है कि आज दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। आज दुनिया हर मुश्किल वक्त में भारत की तरफ देख रही है। कोई भी चुनौती है, पीएम मोदी की नीतियों की दुनिया में तारीफ हो रही है। पूरा विश्व आज मोदी को एक शक्तिशाली नेता के तौर पर देख रहा है, लेकिन वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं देख रहा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखता है। लेकिन विडंबना देखिए कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री मोदी को भारत के इतिहास का सबसे कमजोर पीएम बता रहे हैं। एक बार केसीआर को भी सुन लीजिए। मैं सीधे ही कहना चाहूंगा, कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, पूरे भारत के इतिहास में इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए, पूरे भारत के इतिहास में। श्रीलंका के बहाने पीएम मोदी पर तंज कसने में ओवैसी भी पीछे नहीं। आज संसद भवन में अशोक स्तंभ का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया तो ओवैसी ने इसे संविधान के खिलाफ बता दिया। एक दिन पहले ओवैसी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर जनता के कब्जे की तस्वीर को ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज किया था और लिखा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्ते नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। शक्ति शाश्वत नहीं है, सभी निर्वाचित तानाशाहों के लिए रिमाइंडर। ये ओवैसी है। इनका जब मूड करता है ये संविधान की बात करते हैं, जब मूड करता है ये धर्म की बात करते हैं।
लगता है विपक्ष को पीएम मोदी के विरोध के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो अब श्रीलंका निकाला गया। चंद दिन पहले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट लिखा था कि शिंजो आबे को गोली मारने वाला जापान की एसडीएफ यानी बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। विपक्ष का प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विरोध की भी एक सीमा होती है। मोदी विरोध में हिंदुस्तान को श्रीलंका जैसा बनाने की कामना करना क्या जायज है? ऐसे में आज के सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को श्रीलंका बना देंगे या बना रहे हैं? मोदी को हराना मुश्किल हुआ तो देश को श्रीलंका बना देंगे, ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है। मोदी नीति का दुनिया में डंका, विपक्ष को क्यों शंका? चर्चा करने के लिए हमारे साथ शुभ्राष्टा मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अनिर्बान बैनर्जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुभ्राष्टा, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी भारत को उस कगार पर ले आए हैं कि श्रीलंका जैसे हालात भारत के बनने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को भी भागना पड़ेगा? नमस्कार सुशांत जी, बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में शिरकत मेरी करवाने के लिए। सुशांत जी, दो चीजें हैं। एक तो पहली चीज कि जो लोग भारत और श्रीलंका के सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भारत अभी किस एक्सटर्नल डेट ट्रैप में है? क्योंकि श्रीलंका में जो हुआ, जिनको जानकारी न हो उनकी क्योंकि बहुत सारे लोग राजनीतिक बयान दे रहे हैं जिसका वास्तविकता से और अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको बता दूं कि आज भी छोटा सा एग्जांपल है, आप आज कोलंबो अगर जाएंगे तो कोलंबो में 5 स्टार होटल्स की भरमार है। और वो होटल्स कैसे बनाए गए? वो चाइना से डेट लेकर के बनाए गए। क्या भारत की स्थिति ऐसी है? जब ऐसी नहीं है तो फिर हम ये ऐसी तुलना का क्या कोई बेस नहीं है ऐसी तुलना का। बात जहां तक रही कि प्रधानमंत्री के विरोध की, जिसकी आप बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा चलन चल पड़ा है कि बात बात पे मोदी जी के प्राण पर संकट सीधे विपक्ष जो है वो किसी न किसी रूप में लगाना शुरू कर देती है। चाहे वो श्रीलंका का मामला हो या वो जापान का मामला हो, जो बयानात आते हैं ऑपोजिशन की तरफ से वो इतने शर्मनाक, घृणास्पद और संविधान तो छोड़िए, वो किसी भी नैतिकता के तहत नहीं है। अरे आपको विरोध करना हो, आप विरोध कीजिए ना। जितने लोग यहाँ पे मोदी विरोध में बैठे होंगे आपके पैनल में भी, मैं बड़ी विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो मैं सीएए के समय भी पूछ रही थी, एक पेज डॉक्यूमेंट आप लेके आइए कि भाई आप श्रीलंका और भारत की तुलना किस आधार पर कर रहे हैं। आज भारत की जो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो दुनिया के जो टॉप 5 देश हैं उनकी है। तो इस सिचुएशन में किस आधार पे तुलना कर रहे हैं? ठीक है, आप कह रही हैं कोई आधार नहीं दिखता कि भारत श्रीलंका बन जाए और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी का विरोध करना। ये आपका इनिशियल रिमार्क ले रहा हूं, फिर इस पर अभी आगे जाएंगे तो और चर्चा करेंगे। तहसीन पूनावाला, भारत श्रीलंका बनने जा रहा है क्या? नरेंद्र मोदी उस तरफ भारत को धकेल रहे हैं क्या? क्या आधार है इसको कहने का? नमस्कार सुशांत जी, आपने मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ें मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, जो लोग भी ये सोचते हैं कि भारत और ये खुश होते कि श्रीलंका की जो हालत हुई है और ये कल्पना करते कि भारत की भी वैसी हालत होगी तब नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, वो बेहद गलत है। नरेंद्र मोदी जी को हराना है, बिल्कुल हराना है। भारतीय जनता पार्टी को देश की हुकूमत से निकालना है, यह उपदेश है। लेकिन भारत की हालत श्रीलंका की तरह हो, ऐसे में कभी भी आशा नहीं करूंगा। और वो अभी होने के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन भारत को सीख लेना चाहिए श्रीलंका से। इकॉनमी पे मैं 1-2 चीज़ आपको बोल दूं। भारत का जो अभी फिलहाल फॉरेक्स रिजर्व है, अभी जो फिलहाल 580 जो बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है, वो फिलहाल घटा है। सितंबर में एक बहुत बड़ी पेमेंट आ रही है और जो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े उसके मुकाबले जो इंपोर्ट हमारे बढ़े हैं वो बहुत हाई है, जो आपको भारत की सरकार बता नहीं रही है। इसलिए गोल्ड पे उन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया है और एक बहुत बड़ा पेमेंट हमें सितंबर में करना है। तो ये नहीं है कि हम श्रीलंका की हालत में जाएंगे, लेकिन एक
परेशानी भारत को होगी। दूसरी चीज जो हम बार बार नहीं बताते, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, और सरकार बार बार ये कहती है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 4% है, 4.5% है। ये गलत कहती है। सरकार इस करंट अकाउंट डेफिसिट में जुगाड़ कर रही है। वो स्टेट्स के डेट और पीएसयूज के डेट नहीं गिन रही है। अगर उसे गिने तो 11-12% हो जाएगा। और सरकार में आप तो जानते कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी थे, इन्होंने आरबीआई में जिसको डाला, उनके तमिलनाडु के चाहने वाले गुरु स्वामी जी, जो कह रहे थे लिबरली नोट्स प्रिंट करो। फॉर्चुनेटली कांग्रेस की उन्होंने बात सुनी और लिबरली नोट्स प्रिंट नहीं करा, वरना मुश्किल हो जाती। एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त कर दूं, पॉलिटिकली इसका इंप्लीकेशन है। पॉलिटिकली श्रीलंका से सुनना चाहिए जो राजपक्ष परिवार ने किया, माइनॉरिटी हेटिंग, माइनॉरिटी को इनसिक्योर करना, जो लॉज उन्होंने पास किए, जो अचानक एक रात, जैसे मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, इन्होंने फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया, जिससे बहुत नुकसान हुआ आधी रात को। उससे हमें बचना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। लोकतंत्र मजबूत रहेगा, डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी। कुछ पॉइंट्स आपने उठाए हैं, इस पर मैं आगे विस्तार से आ जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप कह रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका से या श्रीलंका जैसे हालात से बहुत दूर है। कुछ चिंताएं आपने बताई हैं, उस पर थोड़ी और चर्चा आगे कर लेंगे। सुशांत सरी जी, आपके हिसाब से भारत श्रीलंका बनने जा रहा है, मोदी जी उधर धकेल दिए हैं, इस्तीफा देके भागेंगे, पीएम हाउस खाली कर देंगे, पब्लिक घुस जाएगी, पीएम हाउस के स्विमिंग पूल में नहाएगी, ये सब होगा क्या टीएमसी विधायक की तरह जैसे उनकी सोच है? यार वो टीएमसी के विधायक जो हैं वो जितने पढ़े लिखे हैं वो तो उनकी भाषा से ही समझ आ जाता है, तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। उनको ना अर्थशास्त्र का कुछ पता है, ना मेरे ख्याल राजनीति का कुछ पता है। और उनके ऊपर जो आरोप अभी आप सुनवा रहे थे, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो फिर पता लग जाता है कि उनकी भावनाएं क्या है, उनकी लॉयल्टी किस तरफ है, उनकी कितनी प्रतिबद्धता है भारत के प्रति। और वो शायद ये चाहेंगे कि भारत निस्तो नाबूद हो जाए उनकी नज़र में, और शायद उसी के बाद वो अपना डंका यहाँ पर बजाएंगे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, मेरे ख्याल मेरे मित्र तहसीन ने करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को मिला दिया है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और शायद उस पर वो थोड़ी सी अपनी करेक्शन कर लें। तीसरी चीज़ ये कि आपको क्या भुगतान करना है, ये आपको, उसको आप क्वांटम अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा आपको भुगतान करना है। लेकिन अगर आप जो लेटेस्ट डेटा आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, देखिए आप सिर्फ जब कर्जे का देखते हैं, पहली चीज तो आपको ये देखनी होती है आपने कर्जा लिया किस लिए। क्या आपने कंजम्पशन के लिए लिया है, मतलब कि खाने पीने के लिए लिया है जैसे पाकिस्तानी लेते हैं, कि अपने बजट को चलाने के लिए वो कर्जा ले रहे हैं, या आपने कर्जा इसलिए लिया है क्योंकि आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और आपने और डेवलपमेंट के काम करने हैं। भारत बजटरी उसके लिए सपोर्ट के लिए कभी कर्जा नहीं लेता। उसके साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो आपने कर्जा लिया और जो आपको भुगतान करना है उसका डेट सर्विस रेशो क्या है। जो डेट सर्विस रेशो भारत का अभी आ रहा है वो लगभग 6% के करीब है, यानी कि आपकी इनकम कितनी है और आपको भुगतान कितना करना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी मैनेजेबल, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर इसको सरल भाषा में कहूं, 100 रुपया कमा रहे हैं तो 6 रुपया चुकाने के लिए देना है उधार। हाँ, लगभग ये आप मान लीजिए इसी हिसाब से देखा जाएगा।